Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AECC का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4। तो हम अपनी वीडियोस में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे AECC की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इस चैप्टर में ना ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं पता हो। बस इसमें आपको स्किल्स बताई हुई हैं, आपको टिप्स बताई हुई है कि आपको एक अच्छी रीडिंग, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा अनसिन पैसेज आता है एग्ज़ाम्स में या फिर कोई भी पैसेजेस आते हैं, तो हम कई बार उनको ना अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो हम उनके आंसर्स भी नहीं दे पाते हैं। तो उसमें यही बताया गया कि हमको हमको किस तरीके से किसी चीज़ को रीडिंग करनी चाहिए और उसको हमको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने सिर्फ यही पढ़ा कि हमको कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए, हमारी स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए, बट अब इसमें क्या है, रीडिंग कैसे करनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी चाहिए। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है चैप्टर के बारे में। सो इसको आप रीड कर सकते हैं। हम सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपका टॉपिक फर्स्ट शुरू है, डेट इज़ रीडिंग। आप सबको पता है रीडिंग क्या होता है। रीडिंग होता है किसी भी चीज़ को पढ़ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द 4 मेन स्किल्स टू मास्टर अ लैंग्वेज। अब यहाँ पे है कि लिसनिंग यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 ऐसी मेन स्किल्स हैं हमारी किसी भी लैंग्वेज में अच्छे से परफॉर्म करने की। अब हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में स्पीकिंग पढ़ लिया था, राइटिंग अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वाले चैप्टर्स में लिसनिंग एंड स्पीकिंग को पढ़ लिया था। अब हम रीडिंग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपके लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब आएंगे। दोज गुड एट रीडिंग बिकम गुड लिसनर। जो रीड करने में अच्छा होता है वो बनता है एक अच्छा लिसनर, स्पीकर्स एंड राइटर्स। The fact remains that no one skill is learned alone. Most of the times, it is a combination and integration of skills. Why do we read and how to read? They are two significant parts to be discussed in detail for attaining a good proficiency in reading. ये हमको पता ही है. One must know the purpose of a reading a piece, literary or non-literary, before plunging into it, and after knowing the purpose, a strategy of reading should be evolved. तो उसमें ये बताया गया कि हम कोई भी चीज़ रीड कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्यों रीड कर रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ है, वो हमको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई हुई है, रीडिंग टेक्निक्स एंड स्किल्स। इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड इज़ अ बिग क्वेश्चन। देखो, अब हमारे पास इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास यूट्यूब है, गूगल है और ना जाने कितने सारे सोर्सेज हैं। और पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आपका जो एरा है, मॉडर्न एरा, उसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आप मानो आपने एक चीज़ सर्च करी नेट पे कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म के ऊपर आपको बहुत सारे कंटेंट मिल गए। अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। एंड सम क्लियरिटी अबाउट इट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल। रीडिंग टेक्निक्स हेल्प इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस. It is pretended to know why one is reading before going into the details of how reading techniques. Is the target common? Is it specific? Once the question is answered, only then the reading strategies can be decided for particular cases. There are 4 main reading techniques which are used for specific situations. तो अगर आपको भी किसी चीज़ को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, देखो रीड करने का मतलब ये नहीं कि आप रीडिंग कर रहे हो और उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स को हम जज करेंगे, नहीं। रीडिंग का मतलब कि आप रीड कर रहे हो और आपको समझ भी अच्छे से आ रहा है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको ईजिली ले पा रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने आपको 4 मेन टेक्निक्स बताई जिसके थ्रू आप अच्छी रीडिंग को कर सकते हो। देखते हैं फर्स्ट क्या है। सो फर्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज़ रीडिंग विद अ स्पेसिफिक पर्पज़ इन माइंड फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग हम तब बोलते हैं जब हम किसी एक स्पेसिफिक, हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पज़ है हमारे दिमाग में कि हमको इस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेनी है। मान लो कि मेरा ऐसा मन है कि मुझे
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाइफ के ऊपर और मुझे उनकी बायोग्राफी को सर्च करना है, तो मेरे माइंड में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो मैं सिर्फ नेट पे या गूगल पे, यूट्यूब पे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ही सर्च करूँगी, क्योंकि मुझे अपना पर्पज़ पता है कि मुझे क्या सर्च करना है और मुझे क्या रीड करना है। अब वहीं पे मेरे पास कोई पर्पज़ ही नहीं है और मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या रीड करना है, तो मैं कुछ भी सर्च कर लूँगी। मैं महात्मा गांधी सर्च कर लूँ, मैं कुछ भी और सर्च कर लूँ जो मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास एक पर्पज़ होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर रीड करना है। ओके, व्हेन वन रीड्स एन एंटायर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्विकली वाइल लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। तो यहाँ पे है कि जब कोई भी एक पर्सन पूरी इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को क्विकली रीड कर लेता है तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर एंड लुकिंग फॉर स्पेसिफिक न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, you scan to get specific information about Delhi University admissions and cut-offs। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब मानो कि आपके पास एक न्यूज़पेपर है और आप उस न्यूज़पेपर को पूरा रीड कर रहे हो, बट आपको जो आप उस न्यूज़पेपर को पूरा रीड इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको स्पेसिफिक न्यूज़ चाहिए इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से रिलेटेड। यूजुअली होता भी है कि जो बच्चे या फिर जो लोग न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, वो कई बार जब मैच होता है, क्रिकेट का मैच हो, कोई भी मैच हो, तो वो उस समय ना न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं और उस एक स्पेसिफिक न्यूज़ को ढूंढने के लिए उनको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को कई बार रीड करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। फिर लिखा हुआ है यू स्कैन टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स एंड कट ऑफ। अब यहाँ पे देखो वही है, जैसे अब आपका एडमिशन होता है, कट ऑफ होता है, तो आप हर किसी चीज़ को पूरा रीड करते हो ना कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ्स है एंड आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है स्कीमिंग। स्कीमिंग इज स्पीड रीडिंग फॉर कर्सरी ओवरव्यू ऑफ और जनरल इन्फॉर्मेशन। मतलब होता है ना कि हम बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, स्पीड में रीड कर लिया कि हाँ बस हमको इसका एक ओवरव्यू लेना है, हमको इसका एक आइडिया लेना है, तो वो होती है स्कीमिंग। गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर क्विकली थ्रू द हेडलाइंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग। हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना हेडलाइंस को रीड कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि डिटेल में कौन पढ़ेगा, हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, उससे हमारा काम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। गोइंग थ्रू अ डाटा टेबल क्विकली टू एलिकेट an overall idea of the topic on which data is presented is an example of skimming technique of reading. Do not expect a deep comprehension of the written text after skimming. Read only the headings of chapters in skimming। तो यहाँ पे देखो आपको यही बता रहे हैं कि आपको रीडिंग के टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने रीड किया स्कैनिंग, तो ये कि आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसको सर्च कर पाओगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मानो किसी बच्चे को न्यूज़पेपर में ढूंढना है कुछ, हाँ उसको ढूंढना है कि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या अपने न्यू पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो वो सिर्फ उसी न्यूज़ को रीड करेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उस चक्कर में सारी न्यूज़ को रीड कर रहे हैं, तो आपके पास एक पर्पज़ होना चाहिए। फिर स्कीमिंग है कि आपको एक स्पीड में रीड करना चाहिए, क्विक रीड आपको करना चाहिए, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन, जो उसकी हेडलाइन है, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डीपली पढ़ोगे तो फिर ऐसा ठीक नहीं है, तो आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया रीडिंग ओनली द हेडिंग्स ऑफ चैप्टर्स और न्यूज़पेपर इज़ कॉल्ड स्कीमिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। यही है कि आपको सिर्फ रीडिंग्स कैसे करनी है ये बताया गया, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आगे कुछ और भी आपके कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जो आपके एग्जाम्स में आने वाली हों, सो वीडियो को स्किप मत करा करो। इंटेंसिव रीडिंग इज़ ऑफ अ स्पेसिफिक रिटन पीस फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। इट इज़ गोइंग इन टू द minute test details of a particular word, phrase, line, para, etc. for example। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे ना हमको इन्होंने
4 to 5 लाइन्स दे रखी है, उनको हम रीड करेंगे। क्या है? द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई पोयम होगी, उनमें उसमें से इन्होंने एक फ्रेज़ आपके लिए निकाला है। To answer a question like what is the meaning of wood in the poem, one will adopt intensive reading technique. अब intensive technique reading को आपको ध्यान से समझना है क्या होती है। देखो, जैसा होता है ना कि हमारे कई बार स्कूल में आंसर पैसेज आता था, या फिर कॉलेज में भी अगर आता होगा आपका, तो हम उसमें ये देखते थे कि इस क्वेश्चन में ना ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक वर्ड है, लाइक हमसे पूछे गए मीनिंग क्या है, तो हम उस पैराग्राफ में देखेंगे कि उस पूरे पैसेज में मीनिंग कहाँ लिखा हुआ है। तो जहाँ पे हमको मीनिंग दिख गया, हम सोचेंगे कि इसका आंसर यहीं पे है। तो आपको इस टिप्स को फॉलो करना चाहिए। समझ गए ना आप क्या मतलब है इसका? तो अगर किसी से पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, तो वो इंटेंसिव रीडिंग को अप्लाई करेगा, यानी कि इस टेक्निक को वो अप्लाई करेगा, तो उससे उसको उसकी रीडिंग भी हो जाएगी, उसको आंसर भी उसका मिल जाएगा। Intensive reading is very crucial for language learners as they pick up vocabulary, focus on structure and syntax while doing intensive reading. नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव। इससे ऊपर वाला था इंटेंसिव, यहाँ पे है एक्सटेंसिव। अब देखते हैं कि एक्सटेंसिव में क्या है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ जर्नल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। एक बहुत ही जर्नल रीडिंग होती है, एक मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। Generally, this technique is used for pleasure reading, like reading a novel for pleasure. One does not mind certain difficult terms or expression and goes on without stopping for their clarification until they become a hindrance in overall understanding. मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को रीड कर रहा है, तो उसका जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो ऐसे ही रीड कर रहा है। लाइक जो नॉवल होती है, कई बार उसको लोग सिर्फ ऐसे ही रीड करने लग जाते हैं, उनका कोई भी पर्पज़ नहीं होता। और जब वो ऐसे ही रीड करते हैं विदाउट एनी पर्पज़, तो वो कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्ट उनको टर्म्स मिलती है, एक्सप्रेशंस मिलते हैं, तो वो उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उनके वर्ड्स को वो सर्च करने की कोशिश नहीं करते डिक्शनरी में, वो सिर्फ पढ़ते जाते, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है रीडिंग का, वो सिर्फ एक प्लेजर के लिए होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ़ वन इज़ आस्क्ड टू रीड अ चैप्टर बिफोर डिस्कसिंग इट इन द क्लास, वन गोज़ फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग टू गेट अ जर्नल आइडिया ऑफ द पीस। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, कि जब क्लास में आप सबको कोई, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल लाइफ में आपको जब मैम बोलती थी कि चैप्टर को रीड करो, तो चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है, उससे पहले मैम हमारी रीडिंग करवाती थी, तो उस रीडिंग को बोलते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये है कि कोई बच्चा जब किसी भी चीज़ को रीड कर रहा है, उसको उसके बारे में पता तो नहीं है, बट वो रीड कर रहा है ताकि उसको एक जनरल आइडिया हो जाए। अनलाइक इंटेंसिव रीडिंग विच इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। और जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है, जो अभी हमने ऊपर रीड किया था। और एक्सटेंसिव बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। It is for a generalized understanding of a piece of writing. For example, while doing an answering passage for comprehension, one does extensive and intensive reading. अब कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो पैसेज आता है उसमें हम एक्सटेंसिव रीडिंग भी करते हैं और इंटेंसिव भी करते हैं। एक्सटेंसिव का रीडिंग आप उस समय करते हो जब आप अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को रीड करते हो, आप पैसेज को रीड करते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये पैराग्राफ या पैसेज किस बारे में दे रखा है। और इंटेंसिव हम तब करते हैं जब हम आंसर लिखते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि ये स्पेसिफिक वर्ड, ये स्पेसिफिक फ्रेज़ कहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ताकि हमको आंसर मिल जाए। फॉर डीलिंग विद स्पेसिफिक वोकेबलरी रिलेटेड और अदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इंटेंसिव रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ बताएगा कि इंटेंसिव रीडिंग आपको ज़रूरी है जब आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक वोकेबलरी से साथ आप डील कर रहे हो। बट द इनिशियल फर्स्ट रीडिंग इज़ टेकन फॉर द जर्नल ऑफ द पैसेज। बट आपको एक इनिशियल रीडिंग लेनी चाहिए। अब ये थे कि आपको कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए रीडिंग में। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे है आपका प्रोसेस ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग का प्रोसेस क्या है।
Effective reading involves proper planning of reading so that the objective of reading are successfully met. First of all, a reader must know her his purpose of reading, specific or general, and then accordingly choose the appropriate strategy for the same. अब देखो कोई भी चीज़ करते हैं, यहाँ पे तो हम सिर्फ रीडिंग की बात कर रहे हैं, रीडिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी हम चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका एक पर्पज़ होना चाहिए। जब तक हमारे पास किसी चीज़ का पर्पज़ नहीं है तब तक हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ बताए गए प्रोसेस में तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। देखो प्री रीडिंग मतलब कि रीडिंग से पहले प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ वर्क बेटर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। अब मानो कि आपको एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, मानो कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो, तो उसमें आपको प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें आप अपने काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे हो, आपका फर्स्ट स्टेज है वो, तो उसमें आपको प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। बट नेवरदलेस दे आर फ्रूटफुल अदरवाइज एट लेटर स्टेजेस ऑफ रीडिंग टू। फॉर एग्जाम्पल बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल बिफोर रीडिंग अ स्टोरी essay, talking about the title, subtitle, sections, subsections, and guessing the main idea and sub ideas of it, warming up reader by asking them questions related to the theme, writing techniques, genre, and past knowledge of the topic, etc. Prepare a reader well for the main reading. Vocabulary and basic questions related to the topic also work effectually. अब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसका एक आइडिया मिल जाए, मेन आइडिया मिल जाए, सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि क्या है इसके अंदर और क्या क्या वोकेबलरी है, सो डैट आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो सको अपनी पास्ट नॉलेज के थ्रू। देखो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आपको रीडिंग कैसे करनी चाहिए, तो आप इसको रीड कर लेना। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से आपको कैसे डील करना चाहिए, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की टिप्स होने वाली है, फॉलो ज़रूर करना है इनको। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज़ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वॉट वी कॉल कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज आर इन फैक्ट अ टेस्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो होते हैं ना, वो मेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका जो मेन होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने रीड किया इस पूरे पैसेज को, तो आपको क्या समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब हम अपने 12th क्लास में थे तो हमारा जो अनसीन पैसेज आते थे ना, उसमें आंसर, उसमें क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाते थे कि उनके आंसर हमको ईजिली मिलते नहीं थे। मतलब अगर हमको टॉपिक समझ में आ गया है पैसेज वाला, तभी हम उसका आंसर दे पाते हैं। बाकी जब हम 5th क्लास में थे, 6 में थे, 7th में थे, तो तब तक तो क्या होता था कि आंसर काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछे जाते थे, लाइक व्हाट इज़ दिस, हाउ इज़ हैपन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसके आंसर हम अपनी, अभी हमने ऊपर रीड किया ना, इंटेंसिव रीडिंग से भी हम उसको समझ जाते थे और हम उसके आंसर को दे देते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होता था। A comprehension exercise consists of a passage on which questions are set to test a people's ability to understand the content of a given text and to infer information emanating from it. अब आपको पता है comprehension passage क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। Here are a few points to be kept in mind while attempting a comprehension exercises. अब यहाँ पे कुछ points बताए हुए हैं जो आपको follow करने चाहिए जब आप कोई भी comprehension passage को attempt कर रहे हो। देखते हैं। फर्स्ट, रीड द पैसेज क्विकली वंस टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द थीम। आपको पैसेज को क्विकली रीड करना चाहिए एक बार, ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए कि इसमें आखिर इसकी सेंट्रल थीम क्या है। एटलीस्ट आपको पैसेज की थीम पता लग जाए कि इसमें क्या चल रहा है, क्या स्टोरी या क्या थीम चल रही है। सेकेंड पॉइंट है रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। अब फर्स्टली हमने रीड किया था क्विकली ताकि हमको एक जनरल आइडिया हो जाए। सेकेंड स्टेप में आपको थोड़ा सा धीरे पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए और आपको उसकी डिटेल्स भी पता लग जाए। थर्ड पॉइंट, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस रीड द पैसेज अगेन। जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो उसके बाद पैसेज में आप एक बार फिर उसको रीड करें।
मेक श्योर डेट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। देखो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो या कोई भी आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन का, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे अच्छे से। 5th टिप है मेक श्योर व्हाट यू राइट इज़ रिलेवेंट। इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आप लिख रहे हो वो रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और लिख रहे हो, आपसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एंड क्या नहीं, मतलब जो आपसे पूछा हुआ है आपको सिर्फ वही लिखना है। 6 पॉइंट है यूज़ योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। यहाँ लिखा है कि अपने वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करें। अब कई बच्चे ऐसा होता है कि जो ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो उसी में आंसर दे देते हैं, या जो उनके आंसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में होते हैं। तो जितना हो सके हमको अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखना चाहिए। कीप टू द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। जितने भी फैक्ट्स दिए हुए होते हैं उनको अच्छे से हमको समझ जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा काम आता है जब हम अपने आंसर राइटिंग को कर रहे होते हैं। और फैक्ट से क्या है कि हमको अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो। आंसर हमेशा आपको कंप्लीट सेंटेंस में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ उनका नाम लिख देते हैं। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो उसमें वो लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपसे एक बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस में वो आपके लिए क्वेश्चन बना हुआ है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो भी तो एक सेंटेंस है ना, तो जो आपका आंसर है वो भी एक सेंटेंस होना चाहिए पूरा। ये क्या मतलब बनता है कि आप सिर्फ एक वर्ड लिख दे रहे हो या फिर आप उनका नाम लिख दे रहे हो? नो, आपको पूरा लिखना है दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये समझ में आ गया होगा। 9th देखते हैं। 9th क्या है? आंसर इन द सेम टेंसेज एज दैट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब जिस टेंस में बात की हुई है उसी टेंस में आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आंसर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पास्ट टेंस में और आप आंसर कर रहे हैं फ्यूचर टेंस में, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्यूचर टेंस में और आप आंसर कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेंस का हमेशा आपको याद रखना है। 10th देखते हैं क्या है। When you have written your answer, you should always refer back to the questions and check whether your answer is relevant and complete in all respects। ये तो वही है कि जब आपने अपने आंसर्स को लिख लिया हो तो आपको एक बार उसको रिवाइज करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या आपने आंसर को सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एनालिसिस। अब इसमें आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस तो करेंगे नहीं। देखो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वही होता है जो आपके आंसर पैसेज आता था आपकी क्लास 12 तक। तो आप इसको रीड कर लेना, इसके नीचे इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। रीड कर लेना और देख लेना कि आप आपने जो भी रीडिंग टिप्स को फॉलो किया है, क्या आप उसको इसमें अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। एंड प्लस इसमें इसके आंसर्स भी गिवन है। तो ये देखो ये चैप्टर ना आपको इसलिए दिया हुआ है इस बुक में क्योंकि जो आपका AECC का पेपर होगा, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्च में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मैंने आपको सब बता रखा है कि आपकी क्या डेट्स हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की एंड जो भी है आपका शेड्यूल। तो आप देख लेना उस वीडियो को भी, आपको पता लग जाए आपके एग्ज़ाम कब से हैं एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से हैं, सेमेस्टर ब्रेक कब से होगा, देख लेना उस वीडियो में। तो ये इसलिए दिया हुआ है ये चैप्टर क्योंकि आपके AECC में भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं, फिर आपको आंसर करना होता है। तो इसको बिल्कुल फालतू मत समझना। और जो टिप्स और यहाँ पे देखो आंसर भी गिवन है, ये आंसर दें, ठीक है। तो ये आपका आंसर पैसेज आता है, इसलिए आपको ये चैप्टर दिया हुआ है ताकि आप रीडिंग अच्छे से कर सको और उस पैसेज को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सको। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमको पता है ट्रांसलेशन क्या होता है। इसको हम लोग डबिंग भी बोलते हैं। मैंने कोई चीज़ हिंदी में बोली, आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हो,
या फिर मैंने कोई चीज़ फ्रेंच में बोली, आप उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश या फिर हिंदी में कर रहे हो। ट्रांसलेशन हम सबको पता है कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। Gone are the days when translation was used to be thought of as unknown, unappreciated, and dubious activity practiced by a select few individuals primarily as a hobby or professional necessity. Today, translation has gained wide currency throughout the world, and the discipline of translation studies is considered as immeasurably fertile prolific area of work as well as research. In simple terms, it can be said that to translate is to meaningfully convey or to carry across a message from one language to another. अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमको ये बताया हुआ है कि अब वो दिन चले गए जब हम लोग ये सोचते थे कि ट्रांसलेशन कुछ स्पेसिफिक लोग करते हैं या सिर्फ वही लोग करते हैं जो जो उनके प्रोफेशन में होते हैं। ठीक है, लाइक एक जॉब होती है ट्रांसलेटर की, आपको पता होगा, से हम देखते हैं हमारे पीएम वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो जब वो किसी फॉरेन में जाते हैं तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। तो वो ट्रांसलेटर बेसिकली उनका यही काम होता है कि अगर कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी फ्रांस के मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और फ्रांस के मिनिस्टर की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है और पीएम मोदी को फ्रेंच लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो जो ट्रांसलेटर है उनका काम ये है कि वो उस फ्रेंच लैंग्वेज को मोदी जी के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसलेशन अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन बन चुका है एक लैंग्वेज को। अब देखो ये ऐसा क्यों कहा गया कॉमन बन गया, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन में क्या है, लोगों का इंटरेक्शन है, मतलब सारे वर्ल्ड एक साथ हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, पॉलिसीज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये तो मेन चीज़ है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू वो लोग कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारी सारी ये सब चीज़ें हो पाती हैं पॉसिबल। तो मतलब ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है आजकल के वर्ल्ड में। द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन itself has come across its parent discipline of linguistics and has more or less become a part of general psyche of people. तो यहाँ पे देखो सब कुछ ट्रांसलेशन के बारे में बताया हुआ है। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट हाँ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। Take for instance the ease with which one translates currency while shopping at a grocery shop, 30 रुपीज़ और 30 रुपये। अब देखो कुछ लोग 30 रुपीज़ बोलते हैं, कुछ लोग 30 रुपये बोलते हैं। 30 रुपीज़ हो गया इंग्लिश में एंड 30 रुपये हो गया हिंदी में। Translation is primarily a process of communication in which an idea is conveyed from the language it is originally expressed in. ये हमको पता है, which is called a source language into a language comprehensible to the intended target audience, which is called a target language. अब कोई भी आपको एग्जांपल फ्रेंच का ही सही है, जैसे कि फ्रेंच में कोई चीज़ बोली जा रही है, तो जो फ्रेंच में वो चीज़ को बोल रहे हैं वो सोर्स लैंग्वेज है। फिर यहाँ के जो ट्रांसलेटर हैं वो उसको ट्रांसलेट कर रही है अपने ऑडियंस के लिए, वो है टारगेट लैंग्वेज। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, बाकी इसमें से कुछ नहीं है, ये सब कुछ ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। मेन इसमें था कॉम्प्रीहेंशन वाला, वो मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ये आपकी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड। एनालिसिस देखते हैं, एनालिसिस क्या है। ट्रांसलेशन इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस एट द फर्स्ट रोल ऑफ द ट्रांसलेटर इज़ टू बी अ गुड रीडर। देखो आपको मैंने कहा था कि ट्रांसलेटर एक जॉब होती है, एक प्रोफेशन होता है जिनका काम होता है ट्रांसलेट करना, आपको मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर। तो यहाँ पे ये है कि ट्रांसलेशन इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस। ट्रांसलेशन में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट रोल होता है ट्रांसलेटर का कि वो एक गुड रीडर हो, यानी कि वो उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ अच्छी हो और वो अच्छे से रीड कर रहा हो चीज़ों को। द डीपर द ट्रांसलेटर कैन क्रिटिकली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन द सोर्स लैंग्वेज एंड अ बेटर विल बी हिज और हर रेंडरिंग ऑफ इट इन द टारगेट लैंग्वेज। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्रूशियल टू ट्रांसलेशन as translation is not always done word for word. The sense and the spirit of the text needs to find
its manifestation in the target language until the time the translator does not fathom the sense and spirit of the original text. In no way can he or she deliver the translated text. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ट्रांसलेटर है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वो गुड रीडर हो, क्योंकि जब वो अच्छे से रीड कर पाएगा, समझ पाएगा चीज़ों को, तभी तो वो अपनी जो उसकी टीएल है, यानी कि जो उसकी टारगेटेड, एक सेकेंड, इट्स नॉट टीएल आई थिंक, मतलब हाँ यही है, तो जो उसकी टीएल है यानी कि जो उसकी टारगेट लैंग्वेजेस है, यानी कि जिसको वो उस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा है, सोर्स लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि सोर्स लैंग्वेज और टीएल के बीच में सोर्स लैंग्वेज फ्रेंच थी, अब वो उसको इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है टीएल के लिए, यानी कि हम ऑडियंस के लिए। तो जब वो अच्छे से रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तभी वो हमको अच्छे से बता पाएगा। अगर उसको खुद ही समझ में नहीं आया तो वो हमको अच्छे से नहीं बता पाएगा। A careful analysis would involve looking at multiple aspects of the source text. तो यहाँ पे यही है कि देखो ये सब चीज़ें ना आपके समझने के लिए है, ये इसको आप रीड करके खुद समझ सकते हो, बाकी कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई कंसेप्ट होता तो मैं आपको अच्छे से समझा देती, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो दैट इतना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन इसमें से आपका यही आता है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो यही है इस चैप्टर में, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड AECC का क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर करा हुआ है, आप देख लेना कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच चुका है सिर्फ यूनिट नंबर, यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होने वाला है। AECC में सबसे ज़्यादा वेटेज राइटिंग स्किल्स की होती है। राइटिंग स्किल्स से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो जाता है। तो राइटिंग स्किल्स में हम जो भी चीज़ें करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, आपको मैं हर चीज़ अच्छे से करवाने वाली हूँ। और मे बी मैं उसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊँ, यानी कि जो मैंने खुद लेटर राइटिंग करी हुई है या फिर रिपोर्ट लिखी हुई है, मैं आपको उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, या फिर मुझे कोई अच्छा मटेरियल मिलता है तो मैं आपको उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी तक हमने चैप्टर 5, अभी तक हमने AECC के 5 में से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा है और AECC की हमारी सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। ओके, सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।